हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हम मॉक टेस्ट देख रहे थे और आज हम मॉक टेस्ट नंबर 9 देखेंगे। पिछले मॉक टेस्ट में यानी कि मॉक टेस्ट नंबर 8 में हमने अकाउंट्स, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्वेश्चंस देखे थे, 15 क्वेश्चंस। आज के मॉक टेस्ट में हम सिर्फ जीएस का पार्ट देखेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हम जीएस और अकाउंट्स, ईपीएफओ स्पेशल जो अकाउंट जिसमें अकाउंट्स, सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, ये 3 टॉपिक हैं। इनका मॉक टेस्ट हम आपको सेपरेट प्रोवाइड करेंगे और जीएस का मॉक टेस्ट सेपरेट प्रोवाइड करेंगे। तो आज की सीरीज़ में हम जीएस का मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें 40 क्वेश्चन है, जो कि हमने सिर्फ हिस्ट्री, जिसमें एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों पोर्शंस शामिल हैं। साथ ही ज्योग्राफी नहीं है इसमें, पॉलिटी और प्लस आपका साइंस, जनरल साइंस के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। सिर्फ वही क्वेश्चन जीएस के इंक्लूड किए हैं जो कि स्पेशली ईपीएफओ के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट टू चालकोलिथिक एज? ऑप्शन है, ताम्रपाषाण संस्कृति कृषक संस्कृति थी। चालकोलिथिक एज वाज एन एग्रीगेरियन कल्चर। ऑप्शन बी, ये संस्कृति कृषि व पशुपालन पर आधारित थी। दिस कल्चर वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ऑप्शन सी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी इस संस्कृति के मुख्य पालतू पशु थे। काव, बफेलो, शीप, गॉट वर द मेन डोमेस्टिक एनिमल्स ऑफ दिस कल्चर। ऑप्शन डी, दायमाबाद से लोह निर्मित खिलौने मिले हैं। आयरन मेड टॉयज हैव बीन फाउंड फ्रॉम दायमाबाद। तो आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दायमाबाद से लोह निर्मित खिलौने मिले हैं। दायमाबाद से ताम्र निर्मित खिलौने मिले हैं जिन पर गेंडा, हाथी, भैंस व सारथी युक्त रथ की मूर्तियां बनी हुई हैं। आयरन मेड टॉयज हैव बीन फाउंड फ्रॉम दायमाबाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। ये बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं और एक साइड उनके प्रतीक हैं, बुद्धाज लाइफ इवेंट और सिंबल। पहला है जन्म, चक्र, महाभिषिणीकर्मण, बोधि वृक्ष, संबोधि, घोड़ा, धर्म चक्र, परिवर्तन, ये कमल। तो इसमें आपको चारों बुद्ध के जीवन की जो चारों घटनाएं हैं, जन्म, महाभिनिशीकरण, संबोधि और धर्म चक्र, परिवर्तन, इन सबको सुमेलित करना है उनके प्रतीक से। तो आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1। जन्म का जो प्रतीक है वो कमल है, महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है घोड़ा, संबोधि का प्रतीक है बोधि वृक्ष और धर्म चक्र, परिवर्तन का चक्र। ये दो तो बहुत ही ईजी हैं। संबोधि और धर्म चक्र परिवर्तन, आप इससे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट सक्सेसर ऑफ पुष्यमित्र शुंग? हालांकि ईपीएफओ के सिलेबस में डायरेक्ट सिर्फ स्पेशली मेंशन किया गया है मॉडर्न हिस्ट्री को, तो आप ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से उसमें नहीं पूछे जाएंगे, या फिर आप इसको सिर्फ ईपीएफओ एग्जाम की दृष्टि से ही ना देखें मॉक टेस्ट को, क्योंकि आप आने वाले टाइम में यूपीएससी आईएएस का भी एग्जाम आ रहा है और यूपीपीएससी के भी एग्जाम आ रहे हैं, स्टेट सर्विस के भी एग्जाम आ रहे हैं। तो ये सभी दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द सक्सेसर ऑफ पुष्यमित्र शुंग? ऑप्शन है भूमिमित्र, ऑप्शन बी वज्रमित्र, ऑप्शन सी वासुमित्र और ऑप्शन डी अग्निमित्र। इसमें पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन नहीं था? इसका सही आंसर है भूमिमित्र। भूमिमित्र कण्व वंश का शासक था, ये शुंग वंश का शासक नहीं था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ये संगमकालीन राज्य हैं और उनकी राजधानियां। पहला है चेर, इसकी राजधानी करियूर थी। चोल की राजधानी मदुरई थी। और पांड्य की राजधानी उरेयर थी। आपको पता होगा कि ये चोल, चेर, पांड्य जो 3 साम्राज्य थे, इन तीनों की 2 राजधानियां थी, एक तटीय इलाके में और एक अंदरूनी क्षेत्र में। तो आपको ये मैच करना है कि कौन सी राजधानी किस राज्य की थी। ऑप्शन है 1 और 3, ऑप्शन बी
केवल एक, ऑप्शन सी केवल दो, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के कौन सा इसमें सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल, ऑप्शन बी केवल एक। तो इसमें बाकी चोल की राजधानी करियूर थी, चेर की राजधानी करियूर थी, चोल की उरिया और पांड्य की मदुरई। पांड्य की राजधानी मदुरई थी, ये दोनों सफल हैं, चोल की राजधानी उरिया और पांड्यन की मदुरई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन रीजन इज नॉट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? आलमगीरपुर, दूसरा है सनोली, तीसरा है दायमाबाद और चौथा है हुलास। ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी 1, 2, 4, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 2, 4, दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सॉरी, आपका यहाँ बताना है कि ऑप्शन उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसमें तीसरा स्थित नहीं है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, और बाकी सारे जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, लोकेटेड हैं। कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। महमूद गावा के प्रशासन के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महमूद गावा। स्टेटमेंट 1, उसने साम्राज्य को 8 इक्तों में बांटा। ही डिवाइडेड द एम्पायर इनटू 8 इक्ताज। स्टेटमेंट 2, हर इक्ते का शासन एक इक्तेदार चलाता था। द रूल ऑफ एवरी इक्ता वाज रन बाई एन इक्तेदार। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। उसने साम्राज्यों को 8 प्रांतों या 8 तरफों में बांटा और हर तरफ का शासन एक तरफदार चलाता था। ये इसके प्रांतों को जो प्रोविंस होते थे या स्टेट होते थे उन्हें तरफ कहा जाता था, तरफ या तरफ। और जो इसका प्रशासन करता था, जो देखभाल करता था, वो तरफदार कहलाता था। तरफदार के हाथ में इसका पूरा शासन होता था हर प्रांत का, यानी कि हर प्रांत का शासन हर तरफदार के एक तरफदार के हाथ में होता था। 8 इक्तों में मुगल साम्राज्य में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद निम्न में से कौन सा या कौन से साम्राज्य अस्तित्व में आए? Which of the following empires came into existence after the fall of बहमनी एम्पायर? पहला है गोलकुंडा, दूसरा है बीदर, तीसरा है अहमदनगर, चौथा है बरार, पांचवा है बीजापुर, छठा है प्रतिहार, सातवां है राष्ट्रकूट। यूपीएससी में इसी तरह से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, बहुत इजी भी दे दिए जाते हैं, लेकिन मोस्टली इसी तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको बताना है बहमनी साम्राज्य के बाद निम्न में से कौन सा या कौन से साम्राज्य अस्तित्व में आए? ऑप्शन है 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 7, ऑप्शन बी 1 2 3 4 5, ऑप्शन सी 1 2 4 5 6 7, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप देख सकते हैं। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1 2 3 4 5। 1 गोलकुंडा, 2 बीदर, थर्ड है अहमदनगर, चौथा है बरार और पांचवा है बीजापुर। प्रतिहार और राष्ट्रकूट का बहमनी साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा या कौन से विदेशी यात्री कृष्णदेव राय के काल में भारत आए थे? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग द इरा ऑफ कृष्णदेव राय? बारबोसा, सेकंड है पेस और थर्ड है नूनिज। ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कृष्णदेव राय के काल में निम्न में से कौन कृष्णदेव राय के काल में भारत आए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सारे तीनों के तीनों, बारबोसा, पेस और नूनिज, तीनों ही कृष्णदेव राय के काल में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, जौनपुर शहर की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी। जौनपुर सिटी वॉज फाउंडेड बाय मोहम्मद तुगलक। स्टेटमेंट 2, जौनपुर में शर्की वंश की नींव मलिक सरवर ने रखी थी। द फाउंडेशन ऑफ द शर्की डायनेस्टी इन जौनपुर वॉज लेड बाय मलिक सरवर। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों,
ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर में शर्की वंश की नींव मलिक सरवर ने रखी थी और मलिक सरवर को ख्वाजा जहां भी कहा जाता था। इसमें एक और फैक्ट आपको याद रखना है, ख्वाजा जहां, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में एक बार पूछा भी गया है कि ख्वाजा जहां की किसको ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई थी। तो ख्वाजा जहां की उपाधि मलिक सरवर को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अलाउद्दीन खिलजी। स्टेटमेंट 1, अलाउद्दीन सेना को नकद वेतन देता था। अलाउद्दीन यूज टू पे कैश टू द आर्मी, बिल्कुल डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट 2, अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन एज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। ये दोनों ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अलाउद्दीन सेना को नकद वेतन देता था और अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। यही इसके विपरीत फिरोज शाह तुगलक की जो नीतियां थी वो इसके विपरीत थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सुमेलित कीजिए मैच द फॉलोइंग। एक साइड है आपके सल्तनत कालीन कर जो सल्तनत टाइम पीरियड के टैक्स थे और दूसरा उनका विषय था। उश्र यह गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर था। खराज ये मुसलमानों पर धार्मिक कर था। ज़कात क्या यह गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले कर था। और जजिया ये मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था। तो आपको इसको मैच करना है। उश्र रिलीजियस टैक्स ऑन मुस्लिम्स, खराज रिलीजियस टैक्स ऑन मुस्लिम्स, उश्र है रिलीजियस टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, खराज रिलीजियस टैक्स ऑन मुस्लिम्स, ज़कात टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स और जजिया टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम मुस्लिम्स। तो आपको इसको मैच करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4, 3, 2, 1। उश्र मुसलमानों से लिए जाने वाले कर था। खराज गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर। उश्र मुसलमानों से लिए जाने वाला कर, खराज गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर, ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक कर और जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। काकोरी कांड में निम्न में से किसे फांसी नहीं दी गई थी। थोड़े कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी हमने रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट हैंग्ड इन काकोरी केस। ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी अशफाकुल्ला खां, ऑप्शन डी राजेंद्र लाहिड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को फांसी दी गई थी तथा चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। ये चंद्रशेखर आज़ाद एस्केप्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अस्पृश्यता निवारण अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था। अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन कैंपेन वाज स्टार्टेड बाय। ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी श्री नारायण गुरु, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी प्रफुल्ल चाकी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। सांप्रदायिक निर्णय द्वारा भारतीयों को विभाजित करने तथा पूना पैक्ट द्वारा हिंदुओं को दलितों से पृथक करने के कारण गांधी जी ने पूर्ण रूपेण अस्पृश्यता निवारण अभियान शुरू किया। ड्यू टू द कम्युनल डिसीजन टू डिवाइड द इंडियंस एंड द पूना पैक्ट टू सेपरेट द हिंदूज फ्रॉम द दलित्स, गांधी जी स्टार्टेड ए कंप्लीट अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन कैंपेन। अगला क्वेश्चन नंबर 14। निम्न को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये हमने कम्युनिटी पोस्ट में ये क्वेश्चन डाला था आपसे कुछ दिन पहले। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला है गांधी जिन्ना वार्ता, गांधी जिन्ना डायलॉग, दूसरा है क्रिप्स मिशन और तीसरा है कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान। ऑप्शन है 1, 2, 3, ऑप्शन बी 2, 1, 3, ऑप्शन सी 2, 3, 1 और ऑप्शन डी 1, 3, 2। इसको कालानुक्रम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है पहले से बाद के क्रम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2, 1, 3। गांधी जिन्ना वार्ता 1944, क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो पहले सेकंड वाला इवेंट हुआ था, क्रिप्स मिशन हुआ था, उसके बाद गांधी जिन्ना डायलॉग हुआ था और उसके बाद आपका कैबिनेट मिशन प्लान आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी।
प्रार्थना समाज की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रेयर सोसाइटी। तीसरा है इल्बर्ट बिल। और चौथा है लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज्ड बाय लॉर्ड लिटन। तो आपको इसको कालानुक्रम में यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले से बाद के क्रम में अरेंज करना है। ऑप्शन ए 2 1 4 3, ऑप्शन बी 2 1 2 4 3, ऑप्शन सी 4 3 2 1, ऑप्शन डी 4 2 1 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 1 4 3। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, इल्बर्ट बिल 1883 और लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, केसरी पत्र के लेखक कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ द लेटर केसरी? ऑप्शन है अरविंद घोष, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता या ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सही आंसर है इसका ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फाउंडेड बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्टेटमेंट 2, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी। ऑल इंडिया किसान सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1936। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन है प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रसिद्ध अधिवेशन और इनके स्थान दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। प्रथम अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया था। प्रथम महिला अध्यक्ष कलकत्ता में आयोजित किया गया था और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नागपुर में। यहाँ आप इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में स्थापित किया गया था और ऐसा कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन था जो पहली बार किसी मुस्लिम अध्यक्ष द्वारा जिसकी अध्यक्षता की गई थी। ऐसा आयोजन क्या मद्रास में किया गया था? और कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष जिसमें अध्यक्षता किसी महिला द्वारा की गई थी उसका आयोजन कहाँ किया गया था? और कौन सा आयोजन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष द्वारा किया गया था? तो आपको इसमें मैच करना है, तो बताना है कि कौन सा सही मैच नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ये नागपुर में आयोजित किया गया था। इसको नागपुर में नहीं बल्कि कांग्रेस के 1925 के अधिवेशन में कानपुर में आयोजित किया गया था। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में भी ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किसने पहली महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की और दूसरे स्टेटमेंट में उनका ईयर दे रखा होगा कि किस ईयर में की गई थी या किस स्थान पर की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1875। स्टेटमेंट 2, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना मुख्यालय लाहौर को बनाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती मेड हिज हेडक्वार्टर्स एट लाहौर। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन ऑप्शन सी दोनों। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसमें मुख्यालय अपना लाहौर बनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में लड़ा गया। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार वाज फॉट इन 1824। स्टेटमेंट 2, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति यांडबू की संधि से हुई थी। द फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ यांडबू। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो,
ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में लड़ा गया और यांडबू की संधि से 1824 में यांडबू की संधि से ये इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन है। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 2, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर ऑप्शन है केवल एक। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ना कि प्रधानमंत्री द्वारा। ये से प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, संविधान के भाग 15 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट 2, संविधान ने संघ लोक सेवा आयोग में 10 सदस्यों की संख्या निर्धारित की है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द नंबर ऑफ 10 मेंबर्स इन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आई होप इसका आंसर तो आप सबको ही पता ही होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है और संविधान ने संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की है। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिटरमाइंड द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों का चुनाव करने की व्यवस्था की गई है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर हैज बीन अ प्रोविजन टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ पंचायत। ये करंट से भी रिलेटेड हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए हैं यूपी में। ऑप्शन है अनुच्छेद 243I, ऑप्शन बी आर्टिकल 243J, ऑप्शन सी आर्टिकल 243K और ऑप्शन डी आर्टिकल 243L। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 243K इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, संविधान के अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स। हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस की वजह से अपने निर्णय देने के लिए हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, इसलिए हाई कोर्ट का चैप्टर आप बिल्कुल एकदम रट कर जाइए। स्टेटमेंट 2, वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रेजेंटली देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। जितने भी करंट के टॉपिक होते हैं आप उसको स्टैटिक पार्ट से लिंक करके पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश के लिए अलग उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। राज्य विधानमंडल के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेटमेंट 1, राज्य विधानमंडल का वर्णन संविधान के 6ठे भाग में किया गया है। स्टेट लेजिस्लेचर इज डिस्क्राइब्ड इन द 6th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट 2, अनुच्छेद 52 से 124 राज्य विधानमंडल से संबंधित हैं। आर्टिकल 52 to 124 रिलेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल इत्यादि का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 168 to 212 स्टेट लेजिस्लेचर एटसेट्रा आर डिस्क्राइब्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, संसदीय विशेष अधिकार उन मुक्तियां तथा छूटें हैं जो लोकसभा तथा राज्यसभा सभी
दोनों के सदस्यों को प्राप्त होते हैं। ये भी हमने कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डाला था। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज एंड एक्सेप्शन आर अवेलेबल टू मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेटमेंट 2, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति तथा राष्ट्रपति सभी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑल रिसीव पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। संसद का भाग होते हुए भी संसदीय विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होते हैं। और इसकी डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन के लिए आप पॉलिटी के चैप्टर में राष्ट्रपति के चैप्टर को देख सकते हैं, या संसद के पार्लियामेंट के भी चैप्टर को आप गो थ्रू हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी शक्तियां संसद को प्राप्त होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स गेट्स द पार्लियामेंट? ऑप्शन है विधायी शक्तियां, लेजिस्लेचर पावर, कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स, वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स, निर्वाचक शक्तियां, इलेक्टोरल पावर्स, और संविधिक शक्तियां, स्टैट्यूटरी पावर्स। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। कौन सी शक्तियां संसद को प्राप्त होती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। ये सारी ही शक्तियां संसद को प्राप्त होती है, क्योंकि लेजिस्लेचर्स की भी पावर होती है, उसके ऊपर कानून बनाने की भी शक्ति होती है, कार्यकारी शक्ति भी इंप्लीमेंट करने की भी शक्ति होती है, फाइनेंशियल वित्तीय शक्तियां भी होती हैं, निर्वाचन की शक्तियां भी होती हैं अपने सदस्यों को चुनने की, जैसे कि अध्यक्ष को चुना जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष को, या फिर समितियों के सदस्यों को चुना जाता है। सारी सदस्य इलेक्टोरल पावर्स होती हैं, और फिर वैधानिक शक्तियां भी होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, बजट शब्द का विस्तृत उल्लेख संविधान में किया गया है। द टर्म बजट इज डिटेल्ड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट 2, अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है। आर्टिकल 112 डील्स विद द बजट। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। द वर्ड बजट हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द बजट इज कॉल्ड द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, संविधान में विपक्ष के नेता का उल्लेख किया गया है। द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट 2, संविधान में विप सचेतक का उल्लेख किया गया है। विप इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। संविधान में विपक्ष के नेता का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि सदन के नियम एवं संविधि में इसका उल्लेख किया गया है। और विप सचेतक का ना तो संविधान में और ना ही सदन के नियम और संविधि में उल्लेख किया गया है। द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउस विप इज नीदर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन द रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउस। यानी कि संविधान में ना ही संसद का जो नियम होते हैं, नियम उसमें उल्लेख किया गया है विप का, और ना ही संविधान में कहीं उल्लेख किया गया है। लेकिन संसद के नियमों में विपक्ष के नेता का उल्लेख है, हालांकि विपक्ष के नेता का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा कथन मंत्रिमंडल के विषय में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैबिनेट? ऑप्शन ए, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इट कंसिस्ट ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स। स्टेटमेंट ऑप्शन बी, इसमें इसके कार्यों का निर्धारण मंत्री परिषद करता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिटरमाइंस इट्स फंक्शंस। ऑप्शन सी, ये एक लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। इट इज अ स्मॉल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 15 to 20 मिनिस्टर्स। ऑप्शन डी, ये सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करता है। इट यूजुअली मीट्स वंस इन अ वीक। तो इसका सही आंसर है, आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है मंत्रिमंडल के विषय में, कैबिनेट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इसके कार्य का निर्धारण मंत्री परिषद करता है।
जबकि मंत्रिमंडल के कार्यों का निर्धारण मंत्री परिषद नहीं करता, बल्कि मंत्री परिषद के कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। बल्कि मंत्री परिषद जो है एक बड़ी संस्था है, इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर नॉट डिटरमाइंड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट द काउंसिल डिटरमाइंस द फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ से हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूकैरियोटिक सेल्स इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन है, इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रक पूर्ण विकसित होते हैं। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस आर फुली डेवलप्ड। ऑप्शन बी, इनमें 80S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। दे कंटेन 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। यहाँ 80S है, इंग्लिश वाला S। ऑप्शन सी, इनके गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन्स आर फाउंड इन देयर क्रोमोसोम्स। ऑप्शन डी, इसमें केंद्रक पदार्थ कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। इन दिस द न्यूक्लियाई आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इसमें केंद्रक पदार्थ कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। जबकि इसमें केंद्रक पदार्थ प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए। केंद्रक में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए। कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं रहते, बल्कि केंद्रक द्रव्य के संपर्क में रहते हैं, जो केंद्रक साइटोप्लाज्म बट रिमेन कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन नंबर 32, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अंडर विच ब्रांच ऑफ द बोटनी क्रॉप प्लांट्स आर स्टडीड? ऑप्शन है, एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन बी, एग्रोनॉमी। ऑप्शन सी, फाइटोफिजिक्स। ऑप्शन डी, वायरोलॉजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एग्रोनॉमी। अगला क्वेश्चन नंबर 33, जल के प्रकाशीय अपघटन में निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नेसेसरी इन द ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर? ऑप्शन है, मैग्नीज एवं क्लोरीन। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन डी, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नीज और क्लोरीन। अगला क्वेश्चन नंबर 34, जैव पदार्थ में निम्न में से किस कार्बनिक अणु की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? इन ऑर्गेनिक मैटर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज? ऑप्शन है, प्रोटीन्स। ऑप्शन बी, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड्स। ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन डी, लिपिड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की मात्रा कितनी पाई जाती है? 14%। न्यूक्लिक एसिड की मात्रा 1%, कार्बोहाइड्रेट 1% और लिपिड्स 3%। जैव पदार्थ में प्रोटीन्स की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, फलों में पैक्टिन की मात्रा किसके द्वारा मापी जाती है? द अमाउंट ऑफ पैक्टिन इन फ्रूट्स इज मेजर्ड बाय। ऑप्शन ए, ग्रेबोमीटर। ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर। ऑप्शन सी, जेलीमीटर। ऑप्शन डी, हाइग्रोमीटर। इसमें आप दो ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। लैक्टोमीटर यानी कि लैक्टिक एसिड के संदर्भ में बात कर रहा है, तो ये आप ऑटोमेटिक एलिमिनेट कर देंगे। और हाइग्रोमीटर, यहाँ पानी के संदर्भ में बात हो रही है, हाइग्रोमीटर, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे, इस तरह आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जेलीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स? ऑप्शन ए, मनुष्य द्वारा किसी पत्थर को धकेलना, ए स्टोन पुश्ड बाय ए मैन। ऑप्शन बी, हवा द्वारा वृक्षों को हिलाना, मूविंग ट्रीज बाय एयर। ऑप्शन सी, गतिमान वस्तु द्वारा किसी स्थिर वस्तु को गतिमान बनाना, टू मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर? ऑप्शन ए, श्यानता घट जाती है, विस्कोसिटी डिक्रीजेस। ऑप्शन बी, श्यानता बढ़ जाती है, विस्कोसिटी इंक्रीजेस। ऑप्शन सी, श्यानता समाप्त हो जाती है, विस्कोसिटी इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन डी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हैज नो इफेक्ट।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्यानता घट जाती है, इनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है, यानी कि वो ज़्यादा दूर तक बहने लगते हैं। जो गैसें ज़्यादा दूर तक बहने लगती हैं, और जो द्रव हैं उनकी श्यानता विस्कोसिटी कम हो जाती है, वो ज़्यादा दूर तक। जैसे कि आपने देखा होगा मोबिल ऑयल, बाइक्स में या कार में डलने वाला मोबिल ऑयल जो होता है वो गाढ़ा होता है, उसमें विस्कोसिटी होती है। अगर आप उसे डालेंगे पानी ज़मीन पर तो वो ढाल की दिशा में बहता ही चला जाएगा, और हालांकि उसकी स्पीड बहुत हल्की होती है बहने की, लेकिन वो बहुत देर तक बहता ही रहेगा, टहलता ही रहेगा। लेकिन अगर वो गर्म हो जाए तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, वो ज़्यादा दूर तक बहकर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38। ऊंचाई बढ़ने पर जल का क्वथनांक घट जाता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एज द हाइट इंक्रीज बिकॉज। ऑप्शन है वायुदाब बढ़ जाता है, एयर प्रेशर इंक्रीजेस। ऑप्शन बी वायुदाब घट जाता है, एयर प्रेशर डिक्रीजेस। यहाँ आपको अगर कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी का पता होगा तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेस। ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंक्रीजेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वायुदाब घट जाता है, एयर प्रेशर डिक्रीजेस। जैसे ही आप लैटिट्यूड बढ़ता है यानी कि ऊंचाई बढ़ती है तो एयर प्रेशर, वायु का दाब कम हो जाता है। इसी तरह जहाँ ठंड ज़्यादा होती है तो वहाँ वायुदाब बढ़ जाता है, और जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो वायुदाब घट जाता है। ऊंचाई ज़्यादा होती है तो वायुदाब कम हो जाता है, और गहराई ज़्यादा होती है तो वायुदाब बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक साइड प्रमुख रसायनज्ञ हैं, तो चीफ केमिस्ट हैं, और दूसरी साइड उनकी खोजें हैं, डिस्कवरीज हैं। ऑप्शन है जे थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी रदरफोर्ड, इन्होंने नाभिक की खोज की थी, यानी कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ऑप्शन सी जेम्स चैडविक, क्या इन्होंने क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी की खोज की थी। और ऑप्शन डी मोसले, इन्होंने परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर की खोज की थी। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज 1932 में की थी, न्यूट्रॉन की खोज। और जबकि क्वांटम सिद्धांत की खोज प्लांक ने 1906 में की थी। द न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड इन 1932 बाय जेम्स चैडविक, while the quantum theory was discovered by Planck in 1906। अगला क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन हमारा। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, ग्लोबिन रुधिर में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ग्लोबिन्स आर प्रोटीन फाउंड इन ब्लड। ऑप्शन स्टेटमेंट 2, ग्लोबिन हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करता है। ग्लोबिन्स कन्वे ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा हो सकता है ये आपका, कोरोना वायरस में आने वाली ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ग्लोबिन हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करता है। ग्लोबिन्स कन्वे ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ग्लोबिन रुधिर में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, और ये हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करता है, ऑक्सीजन फ्लो करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम एक लेक्चर अकाउंट्स पर आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आपको पता है अकाउंट पर हमारे 24 लेक्चर हो चुके हैं, अगला लेक्चर 25 होगा, और इसका जो पार्ट 2 किया था हमने, और अब पार्ट 3 एक लेक्चर आएगा, उसमें भी हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।